हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मेट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएसटी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बाय यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा यूपी बोर्ड का एसएसटी का पेपर। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि निर्देश क्या क्या दिए गए हैं हमें। सबसे पहले हमारा जो पेपर है वो होगा 70 नंबर का। 3 घंटे 15 मिनट का हमारे पास टाइम है। आगे देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र के भी 2 खंड हैं, आ और बा, जिसमें आ में 20 अंक के बहुविकल्पी जिनका ओमार में हमें को आंसर देना है और बाकी हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं। अगला देखते हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो हमें जो मैप मिलेगा उसे हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें उसी अपनी आंसर शीट में लगाना है ताकि वो गायब ना हो जाए या कहीं गिर ना जाए, क्योंकि कॉपियाँ एकदम भूसे की तरीके भर के जाती हैं जब चेक हो जाती हैं। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए। जो विजन प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो है उनको मैप नहीं भरना होता है, उनको सेम क्वेश्चन जो है केवल कॉपी में लिखना होता है। अगला देखते हैं खंड आ देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। इसमें हमें आंसर लगाना है। हमें इसमें क्रम से जो है आंसर लगाने हैं कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो देखते हैं इसमें आंसर कौन सा है। सबसे पहले लिखा है स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय बल बेलियों को प्रोत्साहित किया गया। फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बनाई गई। तो पहला दूसरा तीसरा हमारा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या पहला तीसरा और चौथा सही है। तो हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला दूसरा और चौथा। सबसे पहले स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिर आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बनाई गई। पहले क्षेत्र बेलियों को प्रोत्साहित नहीं किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला दूसरा और चौथा। सी आंसर सही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। जो नेपोलियन संहिता थी, जो हमारी नेपोलियन जी थे जो 1804 में फ्रांस के सम्राट बने थे, उन्होंने अपने शासक बनते ही उन्होंने अपनी एक नेपोलियन संहिता जारी की थी। तो उसमें उन्होंने कुछ टॉपिक लिखे थे। तो हमें बताना है कि ये चारों में से कौन सा वो टॉपिक नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, ये एकदम सही है, ये उसमें था नेपोलियन संहिता में। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया, ये भी हमारी नेपोलियन संहिता में थी। श्रेणी संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया, ये भी हमारी नेपोलियन संहिता में थी। जो बचा हमारा डी कि फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया, ये हमारी नेपोलियन संहिता में नहीं है। अगला देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, देखिए बाल गंगाधर तिलक नहीं है, वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है, लाला लाजपत राय भी नहीं है। तो इसके सही आंसर है हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को 1909 ईस्वी में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में से किसे
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है? जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही आंसर होगा, जिसे वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो हम देख लेते हैं वीटो होता क्या है। देखिए, वीटो का सीधा सीधा मतलब है वोटिंग। मतदान अधिकार सदस्यों देशों के कोटा या पूंजी योगदान पर आधारित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इन संस्थानों में सबसे बड़ा कोटा है, जो उसे प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों की वीटो करने की शक्ति देता है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अक्सर 85 यानी कि 85% हमें क्या चाहिए होती है, बहुमत की आवश्यकता होती है। और अमेरिका के पास 85 में से 16.5 यानी कि 16.5 से अधिक वोटिंग शेयर हैं, इसीलिए वीटो की पावर जो है अमेरिका को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कारण और अभी कथन दिया गया है, कथन और उसका कारण देख लेते हैं। कथन क्या है? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। कारण है 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। हमें बताना है का सही है, खा गलत है, या खा सही है कि का गलत है। का सही है किंतु खा की सही व्याख्या नहीं करता है, का सही है और खा की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा का सही है और खा सही उसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, का सही है और खा की सही व्याख्या करता है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% तक गिर गई थी, क्योंकि 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर आई थी। अगला देख लेते हैं। बेल्जियम में सांस्कृतिक संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार है केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, सामुदायिक सरकार को, या ए और बी, मतलब कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को। तो इसका सही आंसर जो है वो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक सरकार को। बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार सामुदायिक सरकार को है। अगला देखते हैं। अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, वे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते। तो इसका सही आंसर जो होगा, वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसे जो केंद्र है वही इसका नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8वां नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज्यादा मजबूत हुआ है। झारखंड व उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें से हम देख लेते हैं हमारा आंसर कौन सा है और इसमें कथनों में गलत कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। देखिए, जो उत्तराखंड है वो पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, तो उसमें भाषा का कोई उसमें नियंत्रण था नहीं, तो इसीलिए उत्तराखंड जो भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, और उसी प्रकार झारखंड भी नहीं हुआ है। लेकिन बाकी जितने 3 जो कथन हैं वो हमारे सही हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया है। इस संबंध में सही कथन इनमें से कौन सा है? देखिए, ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव को
अवैधानिक घोषित करता है। और चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो है उपरोक्त सभी। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया जा सकता, जो एकदम सही है। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, ये भी एकदम सही है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था? दल बदल रोकने के लिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने हेतु, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए, दलों के संगठित चुनाव कराने के लिए। तो हमारा देख लेते हैं इसमें आंसर कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है ए, दल बदल रोकने के लिए संविधान संशोधन उद्देश्य से किया गया था। अगला देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, चिपको आंदोलन मृदा संरक्षण से नहीं संबंधित है, जल से भी नहीं संबंधित है, वायु से भी नहीं संबंधित है। चिपको का मतलब है चिपकना। इसमें जो लोग हैं वो लोग हिमाचल प्रदेश में जो पेड़ हैं, पेड़ वृक्ष से चिपक जाते थे जिससे उन्हें कोई काट न सके। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वन संरक्षण। अगला देखते हैं। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, बागवानी कृषि या गहन कृषि? देखिए, इसका सही आंसर है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि जो है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है? देखिए, नहीं और हाँ को सही से पढ़िएगा आप। ध्यान से 15 मिनट तक आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यान से पेपर पढ़ना है। देखिए, क्या है ऑप्शन? कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। तो इसमें हमें जो बताना है कि कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है। इसका आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे आप। नहीं जुड़ा है, हमें बताना है नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र जो है वो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। अगला देखते हैं। 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन, कागज, सीमेंट या स्टील? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एल्यूमिनियम प्रगलन जो है इसका सही आंसर होगा। इस बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम प्रगलन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। एक वस्तु की अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया, देखिए इसमें प्राकृतिक प्रक्रिया से हमें हिंट मिलता है उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। हमें बताना है कि कौन से क्षेत्र की गतिविधि है उत्पादन, वो भी प्राकृतिक तरीके से, प्राथमिक से, द्वितीयक से, तृतीयक से या सूचना प्रौद्योगिकी से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। जब भी आपको प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन अगर आपको दिख जाए तो वो
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। अगला देखते हैं, ऋण के औपचारिक स्रोतों में से सम्मिलित नहीं है। देखिए, औपचारिक स्रोत बैंक औपचारिक स्रोत है, सहकारी समिति भी औपचारिक स्रोत है, नियोक्ता और जमींदार में से अब कोई दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है नियोक्ता। नियोक्ता जो है औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और उपरोक्त सभी। देखिए, किसी देश का विकास ये तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है कि उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, साक्षरता दर कितनी है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति क्या है। तो इसीलिए इसका आंसर सही होगा डी, उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने सभी लोगों को, विकसित देशों में से लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं, यानी कि कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, विकसित देशों के लोगों को सबसे ज्यादा सहायता पहुंचाई। इसको हमें सुमेल करना है। देखिए मैं इसको आपको देता हूं होमवर्क में। इसे आपको अपने हिसाब से बताना है। मैं इसे पोल में भी डाल दूंगा, पोस्ट में, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके आंसर भी लिख दूंगा। तो अगला अब देखते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न। पहला, हमें उत्तर देना है लगभग 80 शब्दों में। क्वेश्चन है पहला, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। अथवा 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। देखिए, इन सभी के जो आपको आंसर्स हैं वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको सही आंसर दे देगा। और इन्हें आप अपनी बुक में भी ढूंढ सकते हैं, राजीव प्रकाशन की बुक या किसी अन्य की बुक। तो मैं केवल आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, और इस मॉडल पेपर के हिसाब से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पेपर आता है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों को स्पष्ट कीजिए। अथवा सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर आपको बुक में मिल जाएगा या गूगल पर मिल जाएगा। अगला देखते हैं, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों है। अथवा दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, और आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों के भी आंसर आपको गूगल से मिल जाएंगे, उस पर आप देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक होगी आप उससे देख सकते हैं। अगला, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहा है, इस कथन को स्पष्ट करें। अथवा, देखिए आपको अथवा सही से पढ़ना पड़ेगा। आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका भी आंसर आपको गूगल पर मिल सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं वर्णनात्मक 2। अब इसका जो हमें आंसर है वो 150 शब्दों तक देना है लगभग। मारियान और जर्मेनिया क्या है। मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व था क्या था। ये हमारा 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली, गांधी जी ने सहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। इसका भी आंसर आपको बुक में और गूगल पे मिल जाएगा। सारे हमारे ये 6 नंबर के प्रश्न हैं।
लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र की प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए, अथवा राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं वो हमें बतानी है। एक और क्वेश्चन है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? व्याख्या कीजिए। या अथवा जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे इसके बाद मैप आता है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। हमारे 8 प्रश्न होते हैं टोटल वर्णनात्मक, जिनमें से हमें 4 80 शब्दों में लिखने होते हैं, 4 160 शब्दों में लिखने होते हैं। 4 नंबर के होते हैं तो वो हमारे 16 नंबर हो जाएंगे, और 4 6 नंबर के यानी कि 24 नंबर के हो जाएंगे। तो ये हमारे कुल मिला के 40 नंबर होते हैं वर्णनात्मक, 20 नंबर होमवर्क के होते हैं और 10 नंबर हमारे मैप के होते हैं। अगला देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए एवं यह स्पष्ट कीजिए कि तृतीयक क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है। किस प्रकार सहायता करता है? विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये हमारे हो गए पूरे वर्णनात्मक प्रश्न, जिनका आंसर आपको बुक में या गूगल पर मिल जाएंगे। अब मानचित्र के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको मानचित्र पर तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको अपने जो वॉइस है उससे आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे देखिए, आधा नंबर हमें जगह भरने के मिलते हैं, आधा नंबर हमें सही जगह भरने के मिलते हैं, और आधे नंबर ही हमारे सही जगह भरने या नाम लिखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे कुल मिला के एक क्वेश्चन में 1 नंबर बनता है अगर आप सही करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास। इतिहास से वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ है या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च का भी नाम दिया जाता है। दांडी मार्च की शुरुआत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है। तो जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो दांडी मार्च हमारी शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। तो इसकी जो सविनय अवज्ञा की प्रारंभ होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ वो हुआ साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ। देखिए, जलियांवाला बाग जो है वो खुद ही एक जगह है, लेकिन ये किस राज्य में है? ये हमारे पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में है, जहाँ पर ये कांड हुआ था। अगला है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। तो ये हमारा जो आंसर है वो होगा चंपारण में। चंपारण कहाँ है? चंपारण हमारा बिहार राज्य में है, जहाँ पर नील खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था कलकत्ता से। कलकत्ता से जो है हमारा जो असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था। हमें बताना है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1920 में जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था नागपुर में, नागपुर मुंबई में। तो अगला अब हम लोग देख लेते हैं, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए वही सारे क्वेश्चन हैं सेम, बस उनको मैप में नहीं दर्शाने हैं, उनको सिर्फ कॉपी में ही लिखना है, उनको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला अब हम लोग देखते हैं भूगोल के क्वेश्चन। इसमें हमें जो क्षेत्र पूछा है उसको हमें चिन्ह के साथ नाम सहित दर्शाना है, उसके हमें मिलेंगे आधे नंबर। और अगर
उस जगह का हम नाम लिखते हैं तो हमें मिलेंगे आधे नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर अगर आप सही करते हैं। असम का जो राष्ट्रीय पार्क है उसे हमें एक रेक्टेंगल के चिन्ह से दर्शाना है। तो असम का सबसे जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा आंसर होगा। और इसे हमें रेक्टेंगल का चिन्ह है उससे दर्शाना है। अब हम लोग देख लेते हैं बाकी के बचे हुए प्रश्न। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम बताना है हमें ट्रायंगल के चिन्ह से। देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर जो पत्तन है वो हम लगा सकते हैं मुंबई को। मुंबई जो है पश्चिमी तट पर आता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुंबई। इसके अलावा कांडला जो है वो गुजरात का है, उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा और दीनदयाल पोर्ट भी है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी है, कोच्चि भी है, ये सभी को हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये केमिस्ट्री के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। देखिए, उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र सबसे ज्यादा फेमस है हमारे यूपी में ही है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो हमारे यूपी में है, नरौरा। अगला है, दक्षिणी भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ये नदी का ही चिन्ह है और इसे हमें नाम सहित दर्शाना है दक्षिणी भारत की एक नदी को। दक्षिणी भारत की एक नदी हम लोग लगा सकते हैं कावेरी को, जो सबसे पवित्र नदी है और प्रमुख है, इसलिए हम इसी को लगाते हैं। अगला है, उत्तरी भारत में स्थित चावल उत्पादक एक क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इस चिन्ह द्वारा जैसे चिन्ह बने आपको बिल्कुल वैसे ही चित्र बनाने हैं और वैसा ही चिन्ह बनाना है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन का नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ में लिखना। जैसे कि आप कर रहे हैं 9th B का 5वां क्वेश्चन, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, कॉपी चेकर आपके समझ नहीं पाएगा कि आपने किसका आंसर दिया है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि उत्तरी भारत में स्थित एक चावल उत्पादक एक क्षेत्र बताना है। देखिए, उत्तरी भारत में स्थित चावल उत्पादक का सबसे जो प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध और सबसे अग्रणी जो राज्य हैं, एक क्षेत्र या राज्य लगाना था तो हम इसमें लगा सकते हैं पंजाब और हरियाणा। ये हमारे सबसे अग्रणी चावल उत्पादक राज्य हैं। इसी के साथ ये हमारा फिर से वही है, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए हैं जो आपको नहीं करने हैं। जिनको विजन प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं, बाकी और इसको कोई भी नहीं करेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देख लेते हैं, अब हमारा पेपर यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसी के साथ हमारा SST का जो पेपर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।